हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल देख रहे थे, या यूपी जीके हम कहें तो वो भी देख रहे थे। उसके तहत हमने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। बेहतरीन बुक है दोस्तों। आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको मोस्टली यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप देख रहे होंगे तो। आज हम देखेंगे दोस्तों जलवायु, और जलवायु के बाद फिर हम देख लेंगे वर्षा, और वर्षा के जस्ट बाद शुरुआत होती है कृषि। तो हम 2 टॉपिक देखेंगे आज, जलवायु और वर्षा देख लेंगे क्योंकि छोटे छोटे हैं। फिर हम कल जो है कृषि उठाएंगे। ठीक दोस्तों, तो 7, 6, 7 ये 2 टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए, वीडियो छोटी बने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वीडियो बड़ी बने ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट हमारे पास हो, तो वही हमारी प्रयास रहता है या हमारा प्रयास रहता है। ठीक दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जलवायु, देखिए जलवायु हमारी यूपी की कैसी है, पूछा गया है एग्जाम में। तो लिखा है उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एवं मानसूनी प्रकार की है। राज्य का जो औसत तापमान है वो जनवरी में कितना रहता है? तो 12.5 डिग्री सेल्सियस से 17.5 के बीच रहता है। अगर हम बात करें जबकि मई जून में यह औसत तापमान बढ़ जाता है, ये कितना हो जाता है? तो 27.5 से 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों बहुत ज़्यादा है, समझे नहीं? वर्तमान की स्थिति बहुत ही बेकार है। अब क्या ही बताएं, इतनी गर्मी हो रही है। 1-2 दिन से हवा चल रही थोड़ी कम है, वरना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। गोरखपुर में प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा 184 सेंटीमीटर होती है, वही मथुरा जिले में सबसे कम होती है। आइए ये समझ लेते हैं पॉइंट कि कैसे क्या है। देखिए, अगर हमारा मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, और जो वर्षा हो रही है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से हो रही है, ये वाली मानसून आ रही है। तो इसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अब बंगाल की खाड़ी में जाएगी, सीधी सी बात है, इधर बांग्लादेश है, तो ये यहाँ पे टकराएगा, ये जगह पे ये शाखा टकराएगी और बारिश करेगी घनघोर। कहाँ? शिलोंग यानी मौसिनराम में करेगी, मेघालय में करेगी। और इसकी एक शाखा जो है दोस्तों, यही शाखा जो है, एक शाखा गंगा नदी में पिल जाएगी, यानी गंगा नदी में प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद ये बारिश करती हुई आगे बढ़ेगी। अब बताइए, अगर ये यहाँ से जा रही है तो सीधी सी बात है, बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण करेगी। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण की। अब इसके पास नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो यहाँ खूब वर्षा करेगा। इसलिए आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में खूब सारी वर्षा होती है। उसके बाद इसकी एक शाखा गंगा के जो है घाटी में, गंगा घाटी में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद अब हम ऊपर का चित्र बना देते हैं थोड़ा ही भारत का। देखिए, नॉर्मल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह मान लीजिए हमारा भारत, यहाँ गंगा जी बह रही हैं। ठीक, अब ये गंगा नदी है, अगर हमारी गंगा एक शाखा इसमें प्रवेश कर रही है, तो सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ से प्रवेश करेगी तो सबसे ज़्यादा आर्द्रता इसके पास है, तो ये सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ करेगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाए इसकी आर्द्रता कम होती जाएगी। तो दोस्तों यूपी का आप बताइए, अगर यूपी का हम मैप बनाए थोड़ा इस तरह, मान लीजिए ये मान लीजिए बना दिए, तो अगर ये यूपी का मैप है तो आप देखेंगे कि अगर ये यहाँ पे बलिया है सबसे पूर्व में, उसके बाद जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं, मथुरा तो लास्ट में पड़ जाएगा, तो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? ये इस पोर्शन में होगी कि नहीं? लेकिन इस पोर्शन में होगी? नहीं होगी। तो सबसे कम बारिश जो है अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, और सबसे ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और मथुरा में सबसे कम होती है। मथुरा और आगरा जो 2 जिले हैं ना दोस्तों, वहाँ बलुई मिट्टी है, यानी वो राजस्थान के थोड़ा संपर्क में भी आते हैं। आप देखेंगे तो वहाँ जो है तापमान और ज़्यादा रहेगा, समझे कि नहीं? अगर हम बात करें, ये वाला पॉइंट भी आपका इसी बेस पे है, क्लियर हो गया होगा। लिखा, जो राज्य से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। प्रदेश में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी वही मानसून जो इस साइड से आता है, अरब सागर की खाड़ी, और एक शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, वही बात कर रहा है, समझा कि नहीं? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और बाकी ज्योग्राफी में दोस्तों आप पढ़े होंगे, मैंने कई बार खुद ही पढ़ाया है बेहतरीन तरीके से। अगर हम ऋतुएं देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत आएंगी। देखिए, शीत ऋतु लिखा है, शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर माह में शुरू होती है, जब पश्चिमोत्तर भारत उच्च दाब की पेटी के प्रभाव में आ जाता है। जनवरी माह में ठंड सर्वाधिक होती है। यहाँ पे जनवरी ठंड बहुत होती है, 10-15 दिन होती है दोस्तों, 10 दिन बहुत है।
इस बार तो 10-12 दिन हुई है ठंड बस। हर साल इतने होते, उसके बाद ठंड नहीं होती। इसी ठंड में बस स्वेटर खरीदना होता है, उसके बाद तो बनियान में ही काम चल जाता है, यानी टी शर्ट में। समझ में कि नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों तो शीत ऋतु प्रदेश में नवंबर माह में शुरू होती है, जब पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब की पेटी जो है बनती है। समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। देखिए इसका जो कहने का मतलब है ना कि शीत ऋतु नवंबर माह में शुरू होती है, जब पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब की पेटी बनती है। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए ये 0 डिग्री है, हमारा भारत यहीं पे है, ठीक। अगर ये पश्चिम यहाँ पे जो है क्या है, अगर हमारा हाई प्रेशर बना और यहाँ सूर्य आ गया है, कहाँ सूर्य आ गया है दक्षिणायन, यानी मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आ गया है। अगर सूर्य यहाँ पे है तो भाई सीधी सी बात है, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पड़ेंगी। अब जब किरणें यहाँ पड़ेंगी तो यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो यहाँ बन जाएगा लो प्रेशर और यहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर। समझ में आ गया नहीं। अगर यहाँ हाई है, यहाँ लो है दोस्तों, तो सीधी सी बात है हवाएं इधर से इधर की ओर चलेंगी कि नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये गर्म है, अब ये कौन सा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ कि नहीं। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से होता है दोस्तों। अगर हम बात करें तापमान, प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी व पठारी क्षेत्र में, पठारी भाग में शीत ऋतु में न्यूनतम औसत तापमान जो होता है 13.3 डिग्री सेल्सियस तथा सर्वाधिक औसत तापमान जो होता है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। मोटा मोटा आप लगभग मान के चलिए कि 13 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी भागों में औसत तापमान सबसे न्यूनतम 10 डिग्री रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों मध्य मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो लगभग 11.7 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा अधिकतम तापमान जो होता है ये सब औसत तापमान है दोस्तों, ये कितना होता है तो 27.2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर हम बात करें हवाएं, तो शीत ऋतु में हवाएं जो हैं स्थल क्षेत्र से चलती हैं अर्थात शुष्क होती है, जिनसे वर्षा प्राप्त नहीं होती है। अब ये देखिए कितनी बढ़िया बात कही कि शीत ऋतु में हवाएं जो है स्थल से चलती है। जस्ट अभी मैंने बताया ना, शीत ऋतु में हवाएं कहाँ से चलेंगी भाई, सीधी सी बात यहाँ से चलेगी, क्योंकि समुद्र देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। आप एक कॉन्सेप्ट भी सुने होंगे कि समुद्र जो है दिन में सबसे जल्दी ये गर्म होता है, लेकिन रात में आप देखेंगे समुद्र ये गर्म होगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती रहेंगी तो शाम तक ये गर्म हो पाएगा। लेकिन ये जल्दी गर्म होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो रात में हवाएं यहाँ से इधर चलेंगी दोस्तों, इस साइड, और दिन में उल्टा चलती हैं, जिसे हम जो है सागर समीर कहते हैं और स्थल समीर कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है, ठीक। देखिए मेरी जो है गर्दन ना मुड़ गई है दोस्तों परसों शाम को, तो मतलब थोड़ा इधर उधर हिला नहीं पा रहा हूँ, बहुत पेन हो रहा है। आज दिखाऊं जाके किसी को। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ वर्षा की, तो देखिए जनवरी और फरवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला चक्रवातों के कारण उत्तर प्रदेश में अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे वर्षा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। चक्रवात भी वही दोस्तों रीजन है सेम, कि वो भी प्रवेश कर जाते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में देख लेते हैं बात वर्तमान की। लिखा उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च में प्रारंभ होता है तथा मध्य जून तक रहती है। मार्च में तापमान में निरंतर वृद्धि होती है और मई तापमान अधिकतम होता है, यानी सर्वाधिक होता है मई में। इस ऋतु में अधिकतम तापमान जो होता है वो 36 से 39 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान होता है 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कई महानगरों में 45 व 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही बात बताए हैं दोस्तों। अगला हवाएं, तो ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से मई व जून में पश्चिम हवाएं तेज गति से चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो लू अभी चल रही है दोस्तों, तुरंत गला सूख जा रहा है। ये अत्यंत गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। अगला वर्षा, तो ग्रीष्म ऋतु में न के बराबर वर्षा होती है। मई जून के माह में कभी कभी शुष्क व आर्द्र हवाओं के मिलने के परिणाम स्वरूप मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जो है जून के तीसरे और चौथे सप्ताह से होता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून बिहार राज्य के मैदानी भागों में होता हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रवेश करता है। जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर हम बात करें इस ऋतु में अधिकतम औसत तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, और तापांतर जो है ताप में जो अंतर पाया जाता है वो 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। हवाएं एवं वर्षा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है। ये हवाएं जब उत्तर की ओर बढ़ती हैं तो हिमालय की उच्च पर्वत श्रृंखलाओं को पार नहीं कर पाती, अतः हिमालय की श्रृंखलाओं के सहारे गंगा के मैदानी भाग में पश्चिमी भागों की ओर अग्रसर होती है।
दोस्तों अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले, देखिए सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वर्षा कोलकाता में होगी कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दिल्ली में होगी, तो आपका जवाब होगा कोलकाता में होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन अगर पूछ ले जो ये इधर से भूमध्य सागर से आती है, क्या भूमध्य सागर से जो पछुआ पवन आती है, तो उससे सबसे पहले वर्षा कहाँ होगी? तो देखेंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ठंडी में आप देखेंगे कि इधर से आती है वर्षा होती है, तो इस साइड में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। यानी जब ऐसे इधर बढ़ेंगे हम पश्चिम से पूर्व, तो आर्द्रता कम होती जाएगी, वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। लेकिन जो गर्मी में वर्षा होगी तो इधर से होगी दोस्तों। आर्द्रता यहाँ ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ होगी, फिर बिहार में होगी, फिर धीरे धीरे आप जाएंगे यूपी में, फिर लास्ट तक जाते जाते ख़त्म हो जाएगी आर्द्रता। समझ आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। वर्षा का वितरण देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे, राज्य के संपूर्ण वर्षा का 75 से 80% भाग बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होता है। संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जो है जुलाई व अगस्त माह में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। लिखा है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र दोस्तों कितने हैं? 9 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे आर्थिक क्षेत्र कितने हैं यूपी में, तो 4 हैं, और सस्य जलवायु क्षेत्र 9 हैं। एग्जामिनर उल्टा कर देगा दोस्तों और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे। अगला दिया है प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है दोस्तों। प्रदेश में जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बने हैं, ये बिल्कुल देखना है आपको। अगला क्वेश्चन दिया है मिट्टी, देख लेते हैं। ठीक, तो ये इतना हमारा होगा, इसमें जलवायु, वर्षा हम ये सब देख लिए हैं। अब हम मिट्टी की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 7 हो जाएगा। लिखा है मृदा व्यवस्था। देखिए आपके ज़्यादा दिन का नहीं बचा है, 3-4 दिन और लगेंगे, आपकी ये जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी यूपीजी के। ठीक, फिर हम कंप्यूटर की ओर रुख करेंगे और हम आपके इसके पीवाईक्यू भी कराएंगे। अगर हम बात करें मृदा व्यवस्था, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत को चट्टानों के विच्छेदन, अपक्षय तथा कार्बनिक पदार्थों के विगलन या विघटन के परिणाम स्वरूप प्रच्छेदिका के रूप में संश्लेषित होती है, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी। जरूरी नहीं इतनी बड़ी परिभाषा आपको याद रखनी, छोटी सी परिभाषा कोई भी आप कहीं से खोज के याद कर लीजिएगा। अगला दिया है प्रदेश की मिट्टियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ जो निर्माण के दृष्टि से नूतन एवं उपनूतन प्रकृति की हैं। दक्षिण पठारी व बिंद शैलीय तथा बुंदेलखंडी मिट्टी, निर्माण के दृष्टि से ये मिट्टियाँ अति प्राचीन एवं लवेदार हैं। कैसी हैं? अति प्राचीन एवं लवेदार है। नवीन कौन सी है? जो गंगा के मैदान में। लिखा है गंगा के मैदानी मृदा को बनावट के आधार पर 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। प्रथम क्या है? तो काप मिट्टी है, जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं, और द्वितीय नवीन कौप मिट्टी है। ये प्राचीन कौप है जिसे बांगर कहते हैं, और नवीन कौप है जिसे खादर कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया था कि जो फाफम मऊ के आसपास है, जहाँ गंगा जी बह रही हैं, आप देखेंगे उसके आसपास की जो मिट्टी होगी, जहाँ इस समय तरबूज, खरबूज, कोम्हड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कौन सी है? तो खादर मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि नवीन है। और अगर जो बांगर की बात करें, तो जो सिविल लाइन वाला क्षेत्र है, वहाँ कौन सी मिट्टी है? बांगर है, क्योंकि वहाँ बाढ़ कभी नहीं जाएगी। समझे कि नहीं? तो बांगर में आ जाता। ऐसे आपके गांव में कभी बाढ़ नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे ऊपर बसा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि जो आपके नदी के एकदम किनारे वाले गांव होंगे दोस्तों, उसमें बाढ़ पहुंच जाती होगी, या नदी के आसपास जो खेती वाला होगा तो वो बांगर हो गया, और जो सबसे ऊपर है जहाँ बाढ़ नहीं पहुंचती है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बांगर, और जो जहाँ बाढ़ पहुंचती हो जाएगा खादर। ठीक, लिखा है कि बांगर मिट्टी प्राचीन जलोढ़ मृदा है, जिसमें फास्फोरस एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवाश्म, पोटास तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई और दोमट आदि नामों से जाना जाता है। खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है, जिनमें वार्षिक बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेपण होता रहता है। सही बात है। इस मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्मों, मैग्नीशियम, पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, परंतु ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब हम अगर आगे बात करें दोस्तों इसी में, तो लिखा है प्रदेश में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक जो विस्तार पाया जाता है, वो भूड़, हल्की दोमट व मिश्रित बलुई मिट्टी होती है, जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लेस्टोसीन युग में निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीले के रूप में हुआ है।
बांगर एवं खादर मिट्टी के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान की मिट्टियों को अन्य उपभागों में भी वर्गीकृत किया गया है, जैसे लवड़ीय है, क्षारीय है, मरुस्थलीय है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अत्यधिक सिंचाई। अगर हम बात करें लवड़ीय एवं क्षारीय मृदाओं का निर्माण जो है वो अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरक के कारण हुआ है। सही बात है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सिंचाई जब करें पानी तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं भरना चाहिए खेत को, और बहुत ज़्यादा जो है जब मन आया तब यूरिया झोंक दे रहे हैं दोस्तों, इससे नुकसान हो रहा है, समझे कि नहीं। मरुस्थलीय मृदा प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में जैसे मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़ है में पाई जाती है, जो कि मृदा अपरदन के कारण जो है निर्मित हुआ है। अगर हम बात करें तो ये दोस्तों हवा जो है ना, वायु अपर्दन, उसके कारण निर्मित हुआ है। अगला है बुंदेलखंडी मृदा प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर के नामों से जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार प्रदेश के झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में है। आगे अगर हम बात करें तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वतीय एवं पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और जो अगर हम बात करें यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। जल प्लवावी नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूह। अगर हम बात करें प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टियों में फास्फोरस खनिज की कमी होती है। यही सब क्वेश्चन बनेंगे, जैसे ये है बन गया ढूह क्या है, पड़वा मिट्टी पूछ लिया कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये थोड़ा आपको याद। जैसे ये देखिए कुशीनगर में कौन सी मिट्टी है, भाट मिट्टी है। राकड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी पठार व पठारी क्षेत्र में। तो थोड़ा यही, जैसे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर, सोनभद्र, इस तरह याद करना है, और यही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक, रट लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ दिया भी है, तो इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। देखिए एक जगह हो गया ये चैट, ये जो है आपको याद होना चाहिए पूरा। जैसे अगर हम बात करें खादर मृदा क्या है, खादर इसका अन्य नाम क्या है, नवीन है, कछारी है। कछार में कहते हैं ना, कछार में बाढ़ आ गई, कछारी क्षेत्र है, रूम न लेना वहाँ कछार है, ये सब कहते रहते हैं क्योंकि रीजन है, बाढ़ आएगी जरूर, और बाढ़ आएगी तो सीधी सी बात है ये मृदा कौन सी कहलाएगी, खादर। दोमट, मटिया, सिल्ट, बलुआ, ठीक दोस्तों। अगला है बांगर। बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ उपरहार मृदा, दोमट, मटियार या बलुई, दोमट हो जाएगा। ऊसर भूमि जिसे हम लवड़िया, क्षारीय कहते हैं, ये रेह, बंजर, कल्ला ये कह सकते हैं। बलुई मिट्टी जो ऊंचे टीले होते हैं उन्हें भूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूड़। काली मिट्टी को रेगुल, फरील या कपास मृदा कहते हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, तो थोड़ा बहुत आप माइंड लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगला है बुंदेलखंड क्षेत्र में मिट्टियां हैं दोस्तों, जो वो कौन सी मिट्टियां हैं, तो देखिए लाल मृदा है बुंदेलखंड में, पड़वा है या परवा कहें, मार कहें या माड़ कहें, उसके बाद राकड़ मृदा है, भोंटा मृदा है। तो ये बुंदेलखंड वाली याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बुंदेलखंड में पाई जाती है, और यह इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुंदेलखंड में नहीं पाई जाती है, ठीक दोस्तों। लिखा किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है, तो काली कपास की मिट्टी। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली व पथरीली जो मृदा है वो भाभर क्षेत्र में पाई जाती है, समझ गए। एक होता जो है अगर हम बात करें तो ये भाभर है, और तराई क्षेत्र जो जहाँ नदियाँ जो है दिखाई देती हैं वो तराई वाला हो जाएगा। और भाभर में क्या होता है, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो सीधी सी बात वहाँ कंकरीली पथरीली है, उसी के नीचे बहती रहती है। अगर उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है तो मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। अगला है कि लवण प्रभावित मृदाएं जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है, तो सीधी सी बात है अलीगढ़, आगरा और मथुरा। तो यहाँ ऑप्शन में मथुरा नहीं दिया, लेकिन 3 याद कर लीजिए तो आराम से आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, तो जौनपुर में वो पाई जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। यूपी का जो ये वो लेटेस्ट डाटा है नहीं दोस्तों, ये पुराना यहाँ पे अभी छाप दिए हैं, तो ये हम नहीं देखेंगे, हम ये डाटा देखेंगे करंट में दोस्तों। मैं करा दूंगा, खुद ही कराऊंगा। वैसे मैं कुछ चीज़ें जो है टेलीग्राम पे जो पोस्ट करता हूँ उसे देखा करिएगा, मैं सारी चीज़ें वहाँ डाल दिया करूँगा। अब हम जब देखेंगे ना कल, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा स्टार्ट होगा कृषि से, क्योंकि मृदा हम पढ़ ही लिए, मृदा के बाद फिर हम कृषि देखेंगे। वो यूपी का जो दिया हुआ है पोर्शन ना, वो करंट से दिया है,
तो हम लोग कल से कृषि देखेंगे जो चैप्टर 9 होगा, लेकिन हमारे थंबनेल में 8 लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों हम छोड़ेंगे नहीं, बच्चे ढूंढते रह जाएंगे कि यार 7 पढ़ा दिए, उसके बाद 9 पढ़ा दिए, 8 काहे नहीं पढ़ाए। तो वो चीज़ है दोस्तों, आप जानते हैं वो करंट है पूरा। देखिए अगर मैं ये पुराना डाटा आपको पढ़ा दूंगा तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, और एग्जाम में आए तो गलत हो जाएगा तो गाली मुझे दोगे। इसलिए हम लोग कृषि देखेंगे, और ये जो डाटा दिया हुआ है ना, ये हम जो है बाद में देखेंगे बेहतरीन तरीके से। मैं आपकी ये देखिए, अगर हम चाहें तो ये वाला डाटा आप याद कर सकते हैं, सतत विकास वाला 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है। जो गोल दिए हैं ना जो है 2015 से 2030 के 17 गोल, तो उसी की बात इसमें कर रहा है। तो आप ज़्यादा इसके पीछे ना पड़िएगा और ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, मैं याद करा दूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैसे भी गोल सारे ट्रिक से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कल कृषि देखेंगे दोस्तों। कृषि बेहतरीन टॉपिक है और क्वेश्चन ज़रूर बनता है। देखिए हर चैप्टर से एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो है यूपी जी की कितनी है, 20 नंबर की है ना, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच।